नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। रोज बातचीत करता हूं अभय दुबे से, जानने वाले पत्रकार हैं। एबीपी चैनल पे आप देखते रहते हैं, रोज उनसे बातचीत करता हूं और बड़े अलग-अलग विषयों पे और बड़े रोचक तरीके से हम लोगों की बातचीत होती है। आज मैंने उनसे पूछा कि मैं कल भी कह रहा था कि जब बुरा वक़्त चल रहा होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मेरे ज्योतिषी हैं, जाने-माने ज्योतिषी राजीव नारायण जी, उन्होंने कहा ही है कि मोदी जी के दिन खराब चल रहे हैं। तो वही हुआ, पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड का एक बिल ले आए। इरादा था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करें, लेकिन सरकार की खुद चूड़ी टाइट हो गई। उनके सहयोगी दलों ने कह दिया, टीडीपी ने और जेडीयू ने, कि बिल का सपोर्ट तो कर दे रहे हैं लेकिन बिल पास नहीं होगा, सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए आप। आपकी नाक भी बच जाएगी और हमारा मुसलमान वोटर पे असर भी नहीं पड़ेगा। लिहाजा पहला बिल, मोदी सरकार पार्ट 3 पहला बिल लेकर आई, वो सेलेक्ट कमेटी को भेज गया, चला गया, यानी ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार की इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा किरकिरी हो नहीं सकती कि पहला बिल ही चला गया। और कम से कम हमारे जैसे यूट्यूबर, जिनका गला घोटने की तैयारी कर रही थी सरकार, एक बिल ला रही थी ब्रॉडकास्ट का कि जिससे इन यूट्यूबरों की जबान बंद हो जाए, क्योंकि सरकार को लगता है कि बाकी सब तो हमने चमचे इकट्ठे कर लिए, लंबी लिस्ट है। सुधीर चौधरी से शुरू करेंगे, अंजना ओम कश्यप तक, रूपका लियाकत तक, देवगन और चोपड़ा तक, अंबानी के नफरत भरे चैनल होते हैं, एक लंबी लिस्ट है जो सरकार की गुणगान करते हैं। लेकिन ये यूट्यूबर ऐसे हैं, ये 4PM ऐसा है जो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है, तो इन पर लगाम कैसे लगे। तो मुझे लगता है कि अब इस बिल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार कभी मीडिया का इस तरह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं होने देंगे, ऐसा देश के लोगों को भरोसा है। फिर खुशखबरी आपसे कि हमने 4PM म्यूजिक लॉन्च किया था, जिसका लोगो आप बराबर में देख रहे हैं। इसका पहला गाना हम कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे में आपको सुनाई पड़ जाए। 24 घंटे के अंदर पहला गाना। और आप मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगा कि पहला गाना कैसा लगे, आप बताइएगा। हमने महाराष्ट्र के अलग-अलग जगह पे पूरी टीम गई थी हमारी, एक डेढ़ 2 दर्जन लोगों की, और शूट किया है, ग्रामीण अंचल में शूट किया है, बहुत मन से गाना बनाया है। हमारी कोशिश भी ये है कि 4PM म्यूजिक से हम ऐसी गरीब ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाएं, उनको मंच दें। तो हम आपको 24 घंटे में वो गाना 4PM म्यूजिक पे आ जाएगा। तो आपने अगर 4PM म्यूजिक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे देश से बहुत प्यार भरे संदेशे मिल रहे हैं। उद्भव ओझा देश के बहुत बड़े सिंगर हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की पिक्चरों के कई चर्चित गाने उन्होंने गाए हैं। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं भेजी हैं। पहले मैं उनको सुनवाता हूं, फिर हम लोग अभय दुबे जी के पास चलेंगे। सुनिए क्या कहा है उद्भव ओझा जी ने 4PM म्यूजिक के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उद्भव ओझा है और आप मुझे गायक और संगीतकार के तौर पे जानते हैं। इसीलिए आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो और भी खास हो जाती है। संजय शर्मा जी को मैं उन दिनों से जानता हूं जब उन्होंने यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में कदम नहीं रखा था, और मेरे देखते ही देखते उनका जो चैनल है 4PM न्यूज आज 60 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने जा रहा है ना? कमाल की बात। यही संजय शर्मा जी अब संगीत की दुनिया में भी कदम रखने जा रहे हैं और एक और नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है 4PM म्यूजिक। यूं तो बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब की दुनिया में हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, सब है। लेकिन इस चैनल की सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तान के दूर दराज के टैलेंट्स को सर्च करके आप तक पहुंचाएगा। ये वो लोग हैं जो बहुत ही आम जिंदगी से आते हैं, जैसे कोई सुतार है, कोई बढ़ई है, कोई किसान है, कोई पेंटर है। आपने और हमने कई दफा अपने व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस देखे होंगे और ऐसे टैलेंट्स को देखा भी होगा, लेकिन इन टैलेंट्स को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यही काम संजय भाई करने जा रहे हैं और इस काम के लिए मेरी तरफ से उनको और उनके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद, बेस्ट विशेष। और मैं दुआ करता हूं कि ये चैनल इनके जो मेन चैनल है उससे भी ज्यादा फले फूले, क्योंकि ये संगीत से संबंध रखता है। नमस्कार, जय हिंद। तो ये थे उद्भव ओझा जी। आपने सुना कि कितनी अच्छी बातें कही। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, 4PM म्यूजिक को भी, और अपनी राय से जरूर बताइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे हंसी आ रही है, मैं कल ही आपके संग शो कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि जब बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मैं ये भी कह रहा था कि लगता है कि मोदी जी के दिन ग्रह कुछ खराब है। हमारे ज्योतिषी जो है राजीव जी, वो तो बता ही रहे हैं कि ग्रह खराब है, और हमने आज फिर देख लिया कल कि पक्का यकीन हो गया कि मुझे दिन ही खराब है, पता नहीं ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। वक्फ कमेटी को लेकर बड़ा लंबा चौड़ा बिल लेकर आए थे, गोदी मीडिया ने निरे शो कर डाले थे उसके ऊपर, और बड़ी तगड़ी बहस हुई। अखिलेश यादव में और अमित शाह में तकरार सी भी हो गई और बड़ी लंबी बहस हुई।
और नतीजा ढाक के 3 पात, बिल गया ठंडे बस्ते में। 2 बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपका इतना बड़ा अनुभव है, आपने कई सरकारें बड़े करीब से देखी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय बड़े करीब से देखा है, सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है। 2 बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहली बात, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार को पता था कि ये बिल पास नहीं करा पाएगी, तो ये बिल लाई क्यों? दूसरा, क्या वो बिल पास करा पाने की स्थिति में थी? और अगर स्थिति में थी तो ऐसा ठंडे बस्ते में चला क्यों गया बिल? खेल क्या था इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, जो 9 जून को इस सरकार ने शपथ ली, 9 जून को शपथ ली थी मेरे ख्याल से, 4 जून को नतीजे आए थे और उसके 5 दिन बाद सरकार ने शपथ ली थी। उसके बाद ये जो वक्फ वाला बिल लाई है सरकार, ये मेरे ख्याल से पहला लेजिस्लेटिव एक्ट था सरकार, फर्स्ट लेजिस्लेटिव एक्ट था। इसके बीच में कोई विधेयक वगैरह तो नहीं लाई सरकार अभी तक। तो चूंकि इसमें अल्पसंख्यकों वाला प्रश्न शामिल है, तो ये दोनों जो आप सरकार के बड़े सहयोगी हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों के लिए सवाल नाजुक था। इसमें सरकार का अंदाजा ये था कि वो किसी न किसी तरीके से इस बिल को पेश कर देती है, तो उसके बाद गेंद जनता दल यू और टीडीपी के पाले में होगी, उनको फैसला लेना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत होगी और बातचीत में हम उनको मना लेंगे। ऐसा इनका अंदाज था। एक तरह से इसको वाटर टेस्ट करना कहते हैं, मतलब कि आप एक रिंग में आप अपना दांव फेंक दें, मतलब जो है, और फिर देखते हैं कि ये दांव कामयाब होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो ये भूल गए कि चंद्रबाबू नायडू खास तौर से, और नीतीश कुमार भी कम नहीं है इस मामले में, वो काफी हार्ड बार्गेनर है, वो बहुत जम के सौदेबाजी करते हैं। उनको हर काम करने से पहले उनको चाहिए कि हमें इसका क्या फायदा नुकसान होगा। वो आसान व्यक्ति नहीं है चंद्रबाबू नायडू। ऊपर से वो नरेंद्र मोदी को कितनी भी मालाएं पहनाते रहें, कितने भी पटके पहनाते रहें, कितनी उनकी प्रशंसा करते रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, मोदी की गोटी राजनीति लाल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास, चूंकि मीडिया तो एक तरह से सरकार के पंजे में है, तो पूरी बात ठीक से बताता नहीं है। जो बात छन छन के आ रही है वो ये आ रही है कि तेलुगु देशम की तरफ से ये कहा गया कि वो इस बिल का विरोध कर सकती है, बशर्ते सरकार के साथ उन्होंने एक समझदारी कायम की कि हम इस बिल का समर्थन कर देंगे, लेकिन हम हमारे समर्थन करने के बाद आप इसको पास नहीं कराएंगे, बल्कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। यानी सरकार को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर तेलुगु देशम विरोध कर देते तो सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी और बिल भी पास नहीं होगा, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन जो सरकार का जो दृष्टिकोण था, यानी सरकार का जो इरादा था इसके पीछे, वो इरादा भी कामयाब नहीं होगा। तो ये पूरी घटना इस तरीके से चली है, इसको इसके पूरे नाजुक पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना होगा इस घटना को। क्या आपको लगता है कि टीडीपी ने अगर प्रत्यक्ष समर्थन किया, भले उन्होंने कह दिया कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, लेकिन अगर वक्फ वोट पे अगर टीडीपी खड़ी नजर आती है, पहले तौर पर तो आंध्र में मुसलमान आंखें बंद करके भरोसा करते हैं नायडू पे, और वो मुसलमानों को आरक्षण जैसी बात भी करते हैं, देते भी हैं वहां पे, तो क्या घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में उनको, तो वो क्या फर्क नहीं पड़ेगा उनको कि भाई मुसलमानों को तो लगेगा कि ये तो बीजेपी खेमे में चले गए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल यही बात आप जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। उसमें मतलब ही ये था कि टीडीपी इस बिल को पास कराने में पार्टी नहीं बन सकती थी। टीडीपी एक ऐसे दल के रूप में नहीं दिखना चाहती आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए या सारे देश के मुसलमानों के लिए, जो इस बिल के पास कराने में सरकार के साथ खड़ी हो। लेकिन टीडीपी को सरकार में भी रहना है, फायदे भी रहने हैं। टीडीपी अभी सरकार को तोड़ने के या उसको छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं है, उसकी रणनीति में नहीं फिट होती बात ये। तो सरकार में भी रहना है और भाजपा को भी टीडीपी को सरकार में रखना है। इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया कि टीडीपी इस बिल का समर्थन भी कर देगी, लेकिन इसको सेलेक्ट कमेटी में भी भेज दिया जाएगा। यानी टीडीपी, ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है। इससे बिल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जो आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किए ठीक इस्तेमाल किए, और टीडीपी को भी इस इल्जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ये बिल पास कराने में उसने समर्थन दिया।
एक कहावत कही जाती है कि जब चावल पक रहा हो तो एक चावल उठा के देख लो तो अंदाजा लग जाता है कि चावल पका या नहीं पका है। तो क्या मोदी सरकार इस विधेयक के जरिए वो चावल देखना चाहती थी कि टीडीपी जेडीयू किस सीमा तक जाएंगी? जो ब्रॉडकास्ट का एक बिल लाने की प्लानिंग थी कि यूट्यूबर्स की लगाम लगाई जा सके, क्योंकि यूट्यूबर्स की एक बड़ी भूमिका रही है। और जो सर्वे आया था उसमें ये आया था कि 29% लोग ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब देखकर, क्योंकि गोदी मीडिया तो एक तरफा राग छेड़ रहा था, साहेब से अच्छा कोई आदमी दुनिया में नहीं है, वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन यूट्यूबर्स ने सच्चाई सामने लगी थी, तो एक सर्वे आया था कि 29% लोग ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब की बातें सुन के, यूट्यूबर्स की बातें सुन के, 4PM जैसे चैनल की बातें सुन के मन बदला, मोदी जी को वोट नहीं दिया। तो यूट्यूबर्स पे लगाम लगाने के लिए एक बड़ा साजिश की जा रही थी कि एक बिल ले आओ, इन सबके गले दबा दो। तो ये शायद चावल चेक करने की बात थी कि बिल पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और पहली चीज में फ्लॉप हो गए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आपने जो बात कही है, अगर आप इसका संबंध जो ब्रॉडकास्ट बिल आने की संभावनाएं हैं, इसके ऊपर आपने भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। मैंने आपका कार्यक्रम पूरा सुना भी था, और रवीश कुमार ने भी अच्छा कार्यक्रम किया है उस पर। अभिसार शर्मा ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था उसके ऊपर। तो आपने इसको दोनों को जोड़ा है, आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इस बिल को, दरअसल ये बिल उस बिल का लिटमस टेस्ट है कि वो बिल पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर ये सही, अगर आपकी बात ये है, ये उस बिल का लिटमस टेस्ट है, तब तो फिर आप समझ लीजिए कि वो बिल पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस बिल को पास करना, उस बिल को पास पेश करने से पहले सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि इसको जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त हो। मेरा तो मानना यह है कि उस बिल को इस जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थन नहीं प्राप्त होगा काफी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता गिरे या उठे, इससे न नीतीश कुमार को कोई निजी तौर पे मतलब है, न तेलुगु देशम पार्टी को कोई मतलब है। आपने देखा होगा, जब पहला अधिवेशन हुआ, सरकार की शपथ लेने के बाद जब पहला अधिवेशन शुरू हुआ, तो विपक्ष ने बड़ा जबरदस्त मोदी जी के ऊपर आक्रमण किया, बड़ी उनकी खिल्ली उड़ाई गई। तो जब उससे भाजपा की सीटों पर तो बड़ी बेचैनियां थी, लेकिन तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के बीच में कोई बेचैनी नहीं देखी गई। वो लोग अपने आराम से बैठे रहे। उन्होंने कोई मोदी जी को खड़े होकर कोई उनका बचाव किया हो, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान ने जरूर खड़े होकर बचाव किया उनका, मोदी जी का, लेकिन गैर भाजपा, एनडीए के गैर भाजपा पार्टनरों में चिराग पासवान के अपवाद को छोड़कर किसी ने मोदी जी की तारीफ नहीं की। इस विपक्ष के आक्रमण के बाद महुआ मोइत्रा ने जो आक्रमण किया, जो डी राजा ने आक्रमण किया, जो राहुल गांधी ने आक्रमण किया, उसमें किसी ने बचाव, इन लोगों ने कोई बचाव नहीं किया। मोदी जी की इमेज, मोदी जी की छवि की रक्षा करना इन लोगों का काम नहीं है। तो और ब्रॉडकास्ट बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि मोदी जी के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, मोदी जी की जो आलोचनाएं हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, उन आलोचनाओं को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उन आलोचनाओं में कुछ कटौती की जा सके, डर बैठाया जा सके कि अगर आप ऐसा ऐसा बोलेंगे तो हम आपके खिलाफ ऐसा ऐसा कर देंगे। ये स्थिति है। ये बात आपकी सही है कि जो 2019 का चुनाव था, उस चुनाव को व्हाट्सएप इलेक्शन कहा गया था, क्योंकि व्हाट्सएप ने उस चुनाव के ऊपर काफी असर डाला था। लेकिन ये चुनाव यूट्यूब चुनाव कहा जाता है। यूट्यूब ने इसमें मतदाता का मन बनाने में, ओपिनियन मेकिंग में यूट्यूब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन यूट्यूब दोनों तरफ था। भाजपा समर्थकों के भी यूट्यूब थे, यूट्यूबर्स हैं, बड़े पैमाने पर उनके यूट्यूबर्स हैं, दिन रात मोदी जी की मोदी जी उनके, अगर उनके कार्यक्रमों को देखें, उनके वीडियोस को देखें, तो मोदी जी हर वीडियो में कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक मारते हुए दिखते हैं। मोदी ने ये कह दिया, विपक्ष की हवा निकल गई, यही उसके हेडिंग होते हैं उसमें। अभय जी, मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, उसने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया। उस बेचारे के यूट्यूब पे 17,000 व्यू आए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के। और उसके बाकी चैनल पे जो दिन भर वो भक्ति काल करता रहता है, कोई व्यू आते हैं 250, कोई आते हैं 150, कोई आते हैं 200। हम दिन भर में अगर 20 व्यू डालते, चैनल वीडियो जाते होंगे, कोई शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो लाख से कम व्यू आता हो। एक बार आपको याद होगा, ANI की स्मिता प्रकाश कुछ लोगों को बिठा के बातचीत कर रही थी, बड़ी वायरल हुई थी बातचीत। वो उसमें यही कह रही थी कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, ये जो लिस्ट आई थी इंडिया डाटा विंग्स की,
कह रही थी उसमें सबके सब यही ऊपर है। लकीली पिछले 6 महीनों में से 5 महीने 4PM नंबर 1 पे रहा। तो उनकी पीड़ा ये थी कि यार ये जो मोदी जी की तारीफ करने वाले हैं ये सब तो राइट तरफ है, मतलब नीचे वाले पायदान में है। और ये जो सरकार की सवाल करते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, ये सब ऊपर है। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो आप जो कह रहे हैं कि यूट्यूबर उनके भक्ति काल के भी हैं, लेकिन उन भक्तों के यूट्यूबर को देखता कौन है? जब उनके गोदी मीडिया को चैनल को नहीं देखते लोग, तो उनके यूट्यूब को कौन देखेगा? देखिए, अगस्त के महीने से मैंने नियमित रूप से 4PM पर पिछले साल कार्यक्रम देना शुरू किया। उससे पहले हम लोग कभी याराने दोस्ताने में कभी एक आध कार्यक्रम कर लिया करते थे। हाँ। और भी सभी जगह मैं सत्य.com के ऊपर, आलोक जोशी के लिए, शरद प्रधान के लिए, अपने मित्र आशुतोष के लिए या अजीत अंजुम के लिए, जब लोग कहते थे कि भाई इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम चर्चा कर लिया करता था, लेकिन नियमित रूप से कहीं भी कार्यक्रम नहीं था। जब मैंने नियमित रूप से कार्यक्रम देना शुरू किया तो मैंने ये भी देखना शुरू किया कि भाई मेरी बातें कितने लोग सुनते हैं। पहले तो मैं ध्यान ही देता था, कार्यक्रम किया, बातचीत हुई, भूल गया। फिर दो 3 महीने बाद लोग बताते थे कि आपका वो कार्यक्रम सुना, तो मुझे अच्छा, मैंने वो कार्यक्रम भी किया था। लेकिन जब नियमित हुआ तब फिर मैंने देखना शुरू किया। मैंने आपके लिए और नई परख के लिए और पब्लिक इंडिया के लिए जो नियमित रूप से कार्यक्रम किया, और लाउड इंडिया संतोष भारती की टीवी के लिए, वो हमारे पुराने दोस्त हैं। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि लोग मेरी कितनी बातें सुनते हैं। तो जब आपको ध्यान होगा, एक्सेस माई इंडिया का जो एक अनधिकृत किस्म का और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये हमारा नहीं है सर्वे, उस सर्वे के आधार पर जब मैंने एक वीडियो 4PM के लिए बोला तो उसको जितनी तेजी के साथ 12-13 लाख लोगों ने देखा, 20 लाख हो गया, 20 लाख। हाँ, उससे मुझे पहली बार ये सुराग मिला कि मोदी जी के खिलाफ सोचने वाले लोगों की संख्या और उत्सुक लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो कि अप्रत्याशित है। मतलब उसी से मेरे दिमाग में ये बात आई। उसके बाद जैसे 4PM के व्यूअर्स बढ़े, बोलने वाले बढ़े, तो उसमें मेरा भी, मैंने बोला, उसकी भी भूमिका थी, दूसरे और साथी, आप बोलते थे और दूसरे लोग बोलते थे, उनकी भी भूमिका है। तो फिर मुझे लगा कि कुछ मामला ऐसा है जिसका हम लोग पहले उम्मीद नहीं करते थे, जो घटित हो रहा है। तो मैंने तो ये सुराग जो है, पहला सुराग 4PM से ही प्राप्त किया था। हाँ, ये इसीलिए परेशान है, शायद इसीलिए बिल लाने की प्लानिंग होगी। लेकिन आज के जो वक्फ बोर्ड वाले बिल के जो ठंडे बस्ते में जाने के हाल देखा, तो उससे शायद ये यूट्यूबर्स हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं कि जो गला घोटने की साजिश कर रहे थे, कम से कम टीडीपी और जेडीयू इस मामले में मीडिया का अस्तित्व बनाए रखने में, देश की लोकतंत्र को बचाए रखने में, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाए रखने में योगदान देंगे। कम से कम वो इस तरह का आपातकाल का मोदी के बिल का समर्थन तो नहीं करेंगे, कम से कम अब तो फिलहाल। मेरा मानना यह है कि अभी इस बात को हमें नहीं मान लेना चाहिए कि खतरा टल गया। मेरा मानना है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको अपना एक संगठन बनाना चाहिए, खासतौर से उन यूट्यूबर्स को जो सरकार के आलोचक यानी प्रतिष्ठान विरोधी हैं, व्यवस्था विरोधी बातचीत करते हैं, जनोन्मुख हैं, व्यवस्था विरोधी बातचीत करते हैं। उनको अपनी कोई कमेटी वगैरह, एक कमेटी ऑफ डिफेंस बनानी चाहिए, अपनी प्रतिरक्षा कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी को बनाकर इस बात के प्रतिवेदन उन्हें तमाम एनडीए की जो गैर भाजपा पार्टियां हैं उनको देना शुरू करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो चंद्रबाबू नायडू से मिलें, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के साथ मिलें, जो दरअसल जो भाजपा को लगातार धमकाते रहते हैं, नारा लोकेश, बहुत तेज नारा लोकेश। हाँ, उनसे मिलें। वो केसी त्यागी से मिलें, वो नीतीश कुमार से मिलें और मिलके बताएं कि ये हमारे खिलाफ ही होने वाला है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी पार्टियां कभी न कभी विपक्ष में रह चुकी हैं, इनको पता है। हाँ, इनको पता है कि क्या, किस तरीके से क्या होता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे दल जो हैं, जैसे जीतन राम मांझी का दल है, या चिराग पासवान का दल है, या उपेंद्र कुशवाहा का दल है, या अनुप्रिया पटेल का दल है, इन सब दलों से भी बातचीत करनी चाहिए। सबके पास ये बात ले जानी चाहिए कि ये घटित होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के रक्षक के तौर पे उभरें, आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों में न खेलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के चलते ये काम कर रही है। देखिए, आप हैं, संतोष भारती हैं, आनंदवर्धन जी हैं, अजीत अंजुम हैं, आशुतोष हैं, रवीश हैं, ये सब लोग मिलकर अवसार हैं,
ये सब लोग मिलकर एक कमेटी गठित कर सकते हैं और वो कमेटी बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर इन लोगों के पास जाए और उनको बताए कि ये सब जो अगर ऐसा होता है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा आपके हाथों में होगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। हाँ, और खतरा उनके लिए भी है। देखिए, इससे आपकी पेशबंदी होनी शुरू होगी। उसके बाद सरकार के पास भी खबर जाएगी कि ये लोग तो एक्टिव हो गए हैं, तो इस चीज का असर दूसरे तरह का होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही सजाव। और दूसरा खतरा उन लोगों के लिए भी है। और कहा नहीं, कांग्रेसियों से मिले, राहुल गांधी से मिले, कहेंगे भाई देखिए राहुल गांधी ने तो चुनावी मुहिम चल रही थी तो बुला के आप लोगों से बातचीत की भी थी उन्होंने। उनसे मिला कि भाई ये सब होने वाला है और ये अगर होगा तो फिर हम प्रतिरोध की आवाज, विपक्ष की आवाज कैसे उठाएंगे। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये, मीडिया पे तो लोगों ने कब्जा कर ही रखा है, अगर इसके ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया कानून के जरिए तो क्या लोकतंत्र क्या रह जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात यह कि जो छोटे दल हैं, सहयोगी दल हैं, खतरा उनके लिए भी है, क्योंकि कब उनका नंबर किस रूप में मोदी जी गला दबा देंगे इसको कह नहीं सकते। तो उनकी बात करने वाले सारे दल बड़ी तत्परता से इस बात को समझेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी कह सकते हैं अभी जैसे कोई बिल आ नहीं रहा है, आप अभी से कहना शुरू कर दिया आपने, नहीं हम पहले से बता रहे हैं ये सब होने वाला है। हो सकता है भविष्य में। ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल बात कह रहे हैं। इसीलिए राज्यसभा की तैयारी की जा रही है। एक एमपी का इस्तीफा करा दिया राज्यसभा में। बाकी मेरे के पास सूचना मिली है कि बाकी जगन के और नवीन पटनायक के राज्यसभा के सदस्यों को इस्तीफा दिला के राज्यसभा में सदस्य संख्या पूरी की जा रही है कि बिल राज्यसभा में बहुमत हो जाए, वहां ना अटके। ये रणनीति तो पूरी बन रही है। अबे जी, मैं दूसरी बात पे आऊंगा। बांग्लादेश का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो रहा। शेख हसीना यहाँ रहेंगी, शेख हसीना कहाँ जाएंगी? मोदी जी को तो लग रहा होगा कि एक पिक्चर आई थी, अतिथि कब जाओगे, तो मोदी जी उस पिक्चर पे याद हो रहे होंगे कि अतिथि कब जाएंगी। बांग्लादेश में भविष्य नजर आ रहा है कि शेख हसीना की राजनीति वहां खत्म हो गई। अब शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश की जो सरकार आएगी वो कभी नहीं चाहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके किया कि भारत को तत्काल वापस करना चाहिए शेख हसीना को। तो गले में अटक गई है शेख हसीना। भारत सरकार के पास और भी ज्यादा फंसने वाली है। उसका कारण है कि जो काम चलाऊ सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, उसके मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। ये मोहम्मद यूनुस कौन है? इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के अंदर माइक्रो क्रेडिट यानी सूक्ष्म ऋण देकर गरीबों की मदद के कार्यक्रम चलाए थे। इस बीच में भारत सरकार के साथ में, जब से इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, भारत 84 साल के हैं, भारत सरकार के साथ लगातार इनकी बातचीत होती रही अपने पिछले कई साल में, लेकिन सारी बातचीत इनकी माइक्रो क्रेडिट के बारे में होती थी, राजनीतिक बातचीत नहीं होती थी। जिस दिन शेख हसीना ढाका से भागी हैं उसके 3 दिन पहले उनका इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है भारत उसको बांग्लादेश का आंतरिक मामला कह रहा है। इस बात पे उन्हें बहुत दुख है। तो पत्रकार ने पूछा कि आप भारत सरकार से ने बात आपने नहीं कही है? उन्होंने कि मेरी तो उनसे बातचीत इस तकनीकी मसलों के ऊपर होती है। अच्छा होता कि मैंने कुछ राजनीतिक बातचीत भी की होती। उस वक्त ना मोहम्मद यूनुस को पता था, ना भारत सरकार को पता था, ना हमें और आपको पता था कि वही बांग्लादेश के अगले अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले। आप इससे अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि भारत अगर ये समझता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल बांग्लादेश तक सीमित रहेगा तो वो गलतफहमी है। ये सब चीजें स्पिल ओवर हो सकती हैं और स्पिल ओवर होने लगी हैं। भाई अब तो कहा जा रहा है कि रोज करीब 165 या 200 हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं। तो अब वो शरणार्थियों की संख्या यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज तक तो एक भी बांग्लादेशी हिंदू को भारतीय नहीं करार दिया गया। यहाँ पर पूरी सीमा पूरी बांग्लादेशी हिंदुओं से भरी पड़ी है। कितनी अमानवीय स्थितियों में पिछले 40-45 साल से वो लोग वहां पर रह रहे हैं। असम में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ ही असमियों ने आंदोलन चलाया था। 80 के दशक से आंदोलन चला, जिससे असम की पूरी राजनीति बदल गई। आंसू बना, असम गण परिषद बनी। तो बांग्लादेशी हिंदुओं के बाद यहाँ पे हिंदू कह के आप उसके यहाँ पे डिस्कोर्स चला लें, एक नैरेटिव चला लें, लेकिन दरअसल तो जो 1,30,00,000 वहां पे बांग्लादेशी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी आप कैसे करेंगे? आप केवल एक ही तरीके से उनकी सुरक्षा की गारंटी कर सकते हैं कि बांग्लादेश की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है जो बनने वाली है, जिसमें मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, या उसके बाद जो सरकार बनेगी चुनाव के बाद में, उन दोनों सरकारों से भारत सरकार के संबंध अच्छे हों। और वो संबंध तभी अच्छे हो सकते हैं जबकि ये शेख हसीना से अपने हाथ धो लें।
ये कैसे हो सकता है कि शेख हसीना को ये मतलब बीजेपी की भाषा में कहें तो ये शेख हसीना का स्वागत सत्कार करते रहे हैं और उनसे उनके संबंध भी अच्छे बने रहे। ये दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। तो ये मामला तो और भी ज्यादा फंसने वाला है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो है इस भारत सरकार के इस रवैये के आलोचक हैं। हालांकि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बात बोलने वाले बुद्धिजीवी हैं, मुख्य तौर पर अर्थशास्त्री हैं, विदेशों के पढ़े हुए। वो इनके आलोचक हैं कि भाई बांग्लादेश में ये सब जो, जब शेख हसीना विपक्ष का दमन कर रही थी और चुनाव में बेईमानी करके चुनाव जीत रही थी, उस वक्त भारत सरकार मुंह में दही जमाए बैठी हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है। ये फंसा हुआ है। उधर विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैं फिर वही लाइन कहूंगा कि बुरे दिन अपने आप शुरू हो रहे हैं। हरियाणा में गांव में विनेश के लिए दिल लोगों का दुखी है कि एक गोल्ड मेडल के द्वार पे आके हमारी बच्ची वापस आ गई। उसके प्रति सिंपैथी हरियाणा में उफान पर है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह की कहानी भी लोगों के जवान पर है। हरियाणा के चुनाव सिर पर हैं। एंड टाइम पे विनेश का मुद्दा फिर बीजेपी पे भारी पड़ गया। मोदी जी के, मैं कह रहा हूँ, गृह खराब है। हरियाणा में क्षितिज कांत हमारे रिपोर्टर हैं, गए हुए हैं आजकल, एक जिले की रिपोर्ट भेज रहे हैं। हमारे दर्शक जितने हैं, 4PM हरियाणा हमने नया चैनल शुरू किया है, फिर देख सकते हैं रिपोर्ट। क्षितिज बता रहा था कि गांव में विधानसभा में विनेश की तारीफ, विनेश के लिए सहानुभूति और ब्रजभूषण सिंह के लिए, बीजेपी के लिए अपशब्द, ये लगातार बोले जा रहे हैं। तो एन वक्त पे हरियाणा के चुनाव पे विनेश भारी पड़ गई। क्या ये मुसीबत से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों को यकीन करें आप, तो मुझे ये भी हो सकता है कि विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है तो अब वो कांग्रेस की तरफ से राजनीति में कूद पड़े और इस चुनाव में वो बहुत ही प्रभावी साबित होंगी, क्योंकि उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, यानी इस वक्त वो उनकी बड़ी स्टार वैल्यू है विनेश फोगट की। और विनेश फोगट जब मैदान में आएंगी तो वो साक्षी मलिक भी मैदान में आएंगे, बजरंग पूनिया भी मैदान में आएंगे, महावीर फोगट तो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता है, विनेश के ताऊ हैं वो भी मैदान में आएंगे। महावीर फोगट के ऊपर ही दंगल फिल्म बनी थी, उसमें जो आमिर खान ने रोल किया था वो महावीर फोगट का ही रोल था, महावीर फोगट की भूमिका थी। तो ये लोग बहुत मशहूर, हरियाणा के ही नहीं सारे देश में और हरियाणा में तो खास तौर से बहुत ही विख्यात परिवार है। और अब विनेश फोगट के साथ जो हुआ है, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, हम सब लोग उससे दुखी हैं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि राजनीतिक हस्ती के तौर पर विनेश फोगट का अगर पुनर्जन्म होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। और ये चोर इस सरकार के मन में है। इसीलिए तो कल मनसुख मांडविया जो है, जब वो बयान दे रहे थे तो बता रहे थे कि हमने कितने रुपए और कितने पैसे विनेश फोगट के ऊपर खर्च किए। बड़ा शर्मनाक। हाँ, बड़ी शर्मनाक। उनके मन में चोर था, तभी तो बता रहे थे। कहीं लोग ये कहने लगे कि उन्होंने विनेश फोगट का साथ नहीं दिया। बहुत ही, लेकिन बड़ा शर्मनाक था। लोगों ने, पूरे देश ने थू करी है कि आप अपनी अय्याशियों के खर्चे नहीं बनाते। करोड़ों रुपए चाय पे खर्च हो गया मोदी सरकार पार्ट 2 में। मंदिरों में उड़ा डाले करोड़ों रुपए, यात्राओं में, बंगलों पे करोड़ों रुपए, बंगलों की सज्जा पे खर्च हो गए। और एक ऐसी खिलाड़ी जिसका मान बढ़ा रहे, ब्रजभूषण सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पिछले ओलंपिक में कहा था कि विनेश तो एक खोटा सिक्का साबित हुई। ब्रजभूषण सिंह का वो बयान वायरल हो रहा है। हरियाणा के चुनाव में आपको यकीन है कि बहुत बड़ा मुद्दा पड़ेगा जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। लेकिन पहले भी ऐसी स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के गांव है उनमें घुस नहीं पाएगी। शहरी क्षेत्रों में जरूर प्रचार कर पाएगी, लेकिन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में घुस नहीं पाएगी। और विनेश फोगट वाली प्रकरण के बाद तो ये बात और भी ज्यादा स्थापित होगी। विनेश फोगट ने अब कुश्ती संन्यास ले लिया है, तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि वो राजनीतिक कुश्ती के मैदान में दंगल में उतर पड़े। सही बात है। और बहुत कुछ हरियाणा में घट जाएगा कि अगर वो इस तरह रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। और आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश से लेकर भारत तक मोदी सरकार की क्या फजीयत हो रही है। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।